माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल का क्लास नहीं हुआ था और इसलिए हमें आज यह क्लास लेना पड़ रहा है, क्योंकि हम चाहते नहीं है प्यारे बच्चों कि आप लोगों का एक दिन का भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए संडे यानी कि जो रेस्ट का दिन होता है ना, उस दिन भी हम आपके लिए क्लास ले रहे हैं ताकि आप लोग का पढ़ाई पीछे ना हो, हमारी वजह से आप लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। ये प्यारे बच्चों हम पूरा प्रयास करते हैं। तो चलिए भाई, जल्दी जल्दी से ना पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और हाँ, आज तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे सचमुच में हमसे प्यार करते हैं, जो बच्चे सचमुच में मानते हैं कि प्रिंस सर हमारे दिल से गुरु हैं, जो बच्चे दिल से गुरु मानते हैं, वे बच्चे ना कम से कम आज एकदम खूब जम करके लाइक और शेयर करें। प्यारे बच्चों, आज का क्लास सबसे ज्यादा लाइक और शेयर होना चाहिए, तो इसलिए सारे बच्चे मिलकर के जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि आज हम लोग एक जबरदस्त कहानी पढ़ने वाले हैं। एक घमंडी बाप के बिगड़ैल बेटे का कहानी पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ करके आपको मजा आ जाएगा। समझ गए ना? लगेगा कि सिर्फ पैसे वाले के पास जिगरा नहीं होता है, एक गरीब, एक झोपड़ी में रहने वाले लोगों के पास भी एक जिगरा होता है। समझ गए ना? तो इसलिए आज एक जबरदस्त कहानी पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी का दूसरा नंबर चैप्टर है, 20 का दांत कहानी का नाम है। प्यारे बच्चों, 20 के दांत कहानी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें ना जो घमंडी बाप का बिगड़ैल बेटा होता है, उस बेटा का दो दांत आगे वाला मार करके तोड़ देता है। अब कौन तोड़ता है? वही एक झोपड़ी वाला गरीब लड़का। तो इसलिए चूंकि वो बिगड़ैल बेटा था, उसका बाप घमंडी था, इसलिए लेखक वहां पर जब दो दांत उसका टूट गया तो लेखक उस दांत को ना 20 का दांत कहते हैं। क्योंकि आप लोग को जानकारी है कि सांप के आगे वाला दो दांत 20 का होता है, और इसलिए ना लेखक यहां पर जो संबोधन कर रहे हैं, जो कहानीकार हैं इस चैप्टर के, नलिन बिलोचन शर्मा, वो संबोधन कर रहे हैं कि वो भी दांत जो टूटा वो 20 का दांत ही था। तो इसलिए इस चैप्टर के शीर्षक का नाम है 20 के दांत। ठीक है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए मेरे भाइयों, और हमारी जितने सारे भी बहन लोग हैं, तो हमारे सभी भाइयों एवं बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना एकदम आज जबरदस्त तरीके से क्लास को लाइक और शेयर करिए। आज एकदम जबरदस्त तरीके से क्लास होगा, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा। चलिए भाई, जल्दी जल्दी से ना आप लोग तैयार हो जाइए। पहले आज आप लोग ना जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है ना? चलिए फटाफट से। और आज प्यारे बच्चों हम करवाने वाले हैं हिंदी का दूसरा नंबर चैप्टर, और आज के इस क्लास में सबसे पहले हम आपको लेखक परिचय बताएंगे, यानी कि इस चैप्टर के लेखक कौन है ये बताएंगे। और उसके बाद इस चैप्टर का पूरा एकदम लाइन बाय लाइन, जैसे आप लोग का ये जो किताब है ना गोधूली भाग 2, इस गोधूली भाग 2 में जो ये जो चैप्टर पढ़ना है प्यारे बच्चों, हमें इस चैप्टर को ना एकदम लाइन बाय लाइन आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे ना मजा नहीं आएगा पढ़ करके। और इसलिए ना आज हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। कहानी का सारांश किस तरीके से लिखेंगे ये भी प्यारे बच्चों आज ही हम आपको बता देंगे। तो चलिए भाई, आप लोग तैयार हो जाइए और सीधे हम लोग बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ। लेकिन उसके पहले आप लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि जो बच्चे अभी तक स्टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो बच्चे ना जरूर जुड़ जाएं स्टॉपर बैच के साथ, क्योंकि यहां पर हमारे ऊपर तो आप लोग खूब भरोसा करते हैं, ये बात तो हमें भी पता है। क्रिस सर के ऊपर भी आप लोग खूब भरोसा करते हैं, और अब कहीं ना कहीं धर्मेंद्र सर के ऊपर भी आप लोग को भरोसा हो गया है, ठीक है? और प्यारे बच्चों, धर्मेंद्र सर गणित कैसा पढ़ाते हैं आप लोगों को ये तो अब आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि धर्मेंद्र सर कितने बेहतरीन तरीके से गणित हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। मैथ कितने जबरदस्त तरीके से धर्मेंद्र सर हम लोग को पढ़ा रहे हैं, ये बात आपको पता होगा। तो इस टॉपर बैच में प्यारे बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधन, हिंदी और संस्कृत, ये तो हमसे पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है ना? मतलब 10 सब्जेक्ट प्यारे बच्चों अकेले हम आपको पढ़ाएंगे, और अंग्रेजी ग्रामर आपको क्रिस सर पढ़ाएंगे। मैथ प्यारे बच्चों धर्मेंद्र सर आपको पढ़ाएंगे इस टॉपर बैच में। लगभग सभी बच्चे इस बैच में ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो बच्चे ना जल्दी से आज ज्वाइन हो लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों कहीं देर ना हो जाए। एक गाना सुने होंगे, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो वही हम कहना चाहते हैं कि कहीं देर ना हो जाए, इसलिए समय रहते आप लोग इस बैच को ज्वाइन करिए। और यहां से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, नोट्स मिलेगा, मतलब कि एक मैट्रिक के छात्र को जो कुछ भी चाहिए, एक मैट्रिक के बच्चे को जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए 8114532021 या फिर 9263991125 पर कांटेक्ट करके आप लोग हेल्प ले सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्यारे बच्चों आप लोग एप्लीकेशन में जाकर के बैच परचेज कर सकते हैं। टारगेट बोर्ड आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से वहां पर से आप डेली क्लास कर सकते हैं। सुबह में और शाम में दोनों टाइम क्लास चलते रहता है। हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2। ये जो कहानी है प्यारे बच्चों 20 के दांत, इस कहानी के कहानीकार हैं ये नलिन बिलोचन शर्मा जी।
नलिन बिलोचन शर्मा एक बहुत ही जबरदस्त कहानीकार हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे कहानी लिखते हैं। कहानी लिखने का जो इनके अंदर हुनर है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, और ये जब कहानी लिखते हैं तो लगता है कि कहानी खत्म ही कर दें, कहानी पढ़ ही ले। तो इसलिए प्यारे बच्चों आज ये 20 के दांत कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेखक परिचय जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर के लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, कहाँ के रहने वाले थे, ये सब कुछ जानकारी होना चाहिए ना। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी, याद रहेगा ना कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ओके, अब जरा देखिए, जन्म इनका हुआ था 18 फरवरी 1916 को। इनका जन्म कब हुआ है? 18 फरवरी 1916 को बदरघाट पटना में, यानी कि बिहारी थे, ठीक है ना, यानी कि हमारे बिहार के ही रहने वाले थे नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो 18 फरवरी 1916 को बदरघाट पटना में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा, ध्यान रखिएगा। और माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। पिताजी का नाम पंडित रमावतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा। ये भाषा प्यारे बच्चों मुख्य रूप से भोजपुरी जानते थे। और जन्म के बारे में इनका हम बता ही दिए कि 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म होता है, और इनका मृत्यु होता है प्यारे बच्चों 12 सितंबर 1961 को। याद रखना बहुत सिंपल है, देखिए 1916 को इनका जन्म हुआ, ठीक है ना, 1916 को इनका जन्म हुआ। मृत्यु के बारे में अगर याद रखना है ना तो 1900, अब बस इसको उल्टा कर दीजिए, 6 को पहले और 1 को बाद में कर दीजिए, तो 1961 को इनका मृत्यु हुआ। याद रखने का ट्रिक बड़ा सिंपल है, 1916 को इनका जन्म हुआ। ऐसे हम आपको ना जब पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे तो लेखक का नाम याद करने का जबरदस्त ट्रिक बताएंगे। पिछले साल के बच्चों को बताए थे, शायद हमारे चैनल पर वीडियो भी आपको कहीं पर मिल जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों इस बार फिर से हम आपको जबरदस्त ट्रिक के साथ बताएंगे। तो याद करने का एक सिंपल ट्रिक यहां पर अभी हम आपको बता रहे हैं। 19 तो कॉमन है, यहां 16 का उल्टा 61, यानी कि 1916 में प्यारे बच्चों इनका जन्म होता है, और मौत कब हो जाता है, मृत्यु कब हो जाता है प्यारे बच्चों? 1961 को। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 12 सितंबर 1961 को इनका मृत्यु हो जाता है। अगर इनके प्रसिद्ध रचना के बारे में बात किया जाए कि ये तो हम एक पढ़ रहे हैं 20 के दांत, इसके अलावा और इनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध रचना है, तो इनकी प्रसिद्ध रचना है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, उसके बाद मानदंड, संत परंपरा, कहानी संग्रह। ये सब इनके कुछ प्रमुख रचना है जो काफी ज्यादा प्रचलित है, विख्यात है। तो लेखक परिचय में ना आप अगर इतना याद रखते हैं, बस इतना ही, तो आपका काम चल जाएगा। आपके किताब में तो एक पन्ना में लेखक परिचय दिया है, लेकिन हमें पता है ना कि परीक्षा में कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर प्यारे बच्चों बस ये 3 लाइन और 3 6 1 7 लाइन, ये 6-7 लाइन अगर ध्यान रखते हैं ना, तो फिर समझिए कि आपका लेखक परिचय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लेखक परिचय में बताए गए सब चीज याद कर लीजिएगा। जन्म 1916 को और मृत्यु 1961 को, ये तो बड़ा सिंपल है। पिताजी का नाम रामावतार शर्मा, माता जी का नाम रत्नावती शर्मा, ये भी बड़ा सिंपल है। जन्म हुआ है बदरघाट पटना में, ये भी बड़ा सिंपल है। तो इस तरीके से लेखक परिचय हमारा समाप्त हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और 20 के दांत कहानी की ओर चलते हैं, क्योंकि अब हमें कहानी पढ़ना है, ठीक है ना। अगर प्यारे बच्चों आपके सामने किताब है तब तो अच्छी बात है, अगर किताब नहीं भी है तो भी आप लोग ना, हम जो लाइन बाय लाइन यहां पर पढ़ाएंगे, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है ना, वही सेम चीज लाइन बाय लाइन यहां पर लिखा गया है। तो आप लोग यहां से भी अगर ध्यान से कंसंट्रेट होकर के सुनेंगे तो सब कुछ आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, हाँ भाई, जिन बच्चे को पढ़ना है वे लोग कमेंट कम कर रहे हैं, जिन बच्चे को नहीं पढ़ना है वे लोग कमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और कुछ देखिए, स्टूडेंट 3 4 5 तरह के होते हैं। पहला स्टूडेंट तो पढ़ने वाला होता है भाई, जो आएगा कमेंट बहुत कम करेगा और सिर्फ पूछने पर यस सर नो सर, यस सर नो सर, बस काम चल रहा है। दूसरा एक स्टूडेंट कैसा होता है, जो आएगा अपने किसी दोस्त से चैटिंग करने के लिए, मतलब कमेंट बॉक्स को कुछ देर के लिए ना व्हाट्सएप समझ लेता है और यहाँ पर दे दनादन कमेंट होते रहता है। दूसरा तरह का स्टूडेंट। अब एक तीसरा तरह का भी स्टूडेंट होता है, जो सिर्फ यहां पर आता है कि कहीं पर अगर कुछ दिख जाए, कोई लड़की का आईडी दिख जाए तो उनसे कमेंट करना है। ये तीसरा तरह का स्टूडेंट हुआ। चौथा तरह का स्टूडेंट यहां पर आता है ज्ञान देने के लिए, ठीक है ना। देखो भाई, हम फ्री फायर खेलते हैं तो हम ये खेलते हैं, वो खोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये होते हैं चौथे तरह का स्टूडेंट। पांचवें तरह का स्टूडेंट कौन होंगे भाई, जब हिंदी का पढ़ाई हो रहा है तो आकर के नीचे कमेंट करेंगे कि सर सिविक्स कब होगा, सर ज्योग्राफी कब होगा, सर केमिस्ट्री कब होगा सर, और जब केमिस्ट्री का क्लास चलेगा तो लिखेंगे सर हिंदी कब होगा सर। तो वो उस टाइप के भी एक स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो कई एक तरह के स्टूडेंट होते हैं जो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करते हैं। लेकिन हम सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि जो बच्चे यहां पर एक्चुअल में पढ़ने आते हैं वे लोग एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर के सुने, और जब चैप्टर खत्म हो जाए तब लास्ट में एक सुंदर सा कमेंट करें कि हाँ सर, हम ये चैप्टर पढ़ने में कैसा लगा। वे होता है प्यारे बच्चों एक अच्छे बच्चे की पहचान। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, पढ़ना शुरू करते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब प्यारे बच्चों वही है घमंडी बाप जिसके बारे में हम शुरुआत में बोल रहे थे ना। एक सेठ जी समझ लीजिए, हमारी भाषा में सेठ जी, एक सेठ जी हैं जिनका नाम है सेन साहब।
वो एक नई नई मोटर कार खरीदे हैं, मतलब कार समझ गए ना, 4 चक्का खरीदे हैं। और बंगले के सामने बरसाती में उनकी ये कार खड़ी है काली चमकती हुई, यानी कि जो कार का रंग है वो कैसा है, काला रंग का है, यानी कि काली चमकती हुई कार है। ठीक है ना, स्ट्रीमरलैंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर बहुत ज्यादा नाज है। ये जो कार सेन साहब की है ना, इस पर बहुत ज्यादा फक्र करते हैं कि हमारे पास भी एक कार है भाई, कोई चीज है हमारे पास भी, इस प्रकार का सेन साहब का घमंड है। बिल्कुल नई मॉडल है भाई, एकदम लेटेस्ट मॉडल है कार का। 7,500 रुपये में वो कार आई है, बहुत पहले की कहानी है ना, तो इसलिए 7,500। अभी तो 7,500 में एक साइकिल तक नहीं होता अगर बढ़िया खरीदने जाए तो, ठीक है ना। तो 7,500 रुपया में प्यारे बच्चों आजकल साइकिल मोटरसाइकिल नहीं हो जाएगा, मोटरसाइकिल की बात करते हैं नहीं होगा, कार कहां से हो जाएगा, लेकिन पहले का कहानी है, तो इसलिए 7,500 रुपया में वो क्या करते थे, वो कार को खरीदे थे। परीक्षा में सवाल पूछता है कि सेन साहब की कार कितने रुपए की थी, तो 7,500 रुपए की। रंग काला था, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, मतलब कार का चमक ऐसा था ना कि अगर उसके सामने खड़े हो जाए ना तो एकदम शीशे की तरह उसमें मुंह झलकता था। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। यानी कि नई 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 कार थी भाई, एकदम सेन साहब का एकदम अपना चहेता कार था। अगर कार पर एक थोड़ा सा धब्बा भी लग जाता था ना तो पूरा एकदम क्लीनर से उसकी सफाइया किया जाता था। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। ये खोखा खोखी कौन है भाई, तो खोखा खोखी है उनके यहाँ एक क्या कह सकते हैं, नौकर ही कह लीजिए, एक तरीके से ना नौकर ही कह लीजिए। हालांकि किरानी था, लेकिन वैल्यू कभी नहीं दिया कि हमारे पास किरानी है, ठीक है ना। ये जो खोखा है ना प्यारे बच्चों, खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए, ठीक है। खोखा खोखी मतलब होता है लड़का और लड़की, ठीक है ना। खोखा खोखी मतलब क्या होता है, लड़का और लड़की, ठीक है ना। हम आगे हम आपको बताएंगे खोखा खोखी का अर्थ कहाँ, मतलब अभी समझ लीजिए खोखा मतलब लड़का और खोखी मतलब लड़की, मतलब कोई भी लड़का लड़की उस कार के पास फटक ना पाए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, यानी कि ये जो सेन साहब हैं इनकी 5 लड़कियां हैं, ठीक है ना। ये जो सेन साहब हैं प्यारे बच्चों, इनकी 5 लड़कियां हैं, पांचों बड़ी सुशील हैं, मतलब एकदम सीधी साधी, 5-5 ठहरी और सभी लड़कियां। तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूर्त ही है। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना है यह सिखाया हुआ नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इनकी उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। यानी कि ये जो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं, इसको इतना कंट्रोल में रखा गया है कि तुम्हें क्या करना है इस बात से ज्यादा यह सिखाया गया है कि तुम्हें क्या नहीं करना है। समझ में आया, समझिएगा जरा ध्यान से। ये जो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं, ये एकदम समझ लीजिए कि घर की कठपुतली है, सख्त हिदायत है, एकदम कंट्रोल में है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, 4 दीवारी के अंदर रहना है, किसी से ज्यादा मुंह नहीं लगाना है, घर के अंदर नहीं झांकना है, ये सब एकदम कंट्रोल है। मतलब तुम्हें क्या करना है ये नहीं सिखाया गया है, बल्कि इससे ज्यादा ये सिखाया गया है कि तुम्हें क्या नहीं करना है। समझ गए ना, मतलब पांचों लड़कियां क्या है भाई, कठपुतलियां हैं। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है कि हमारी लड़कियां एकदम सुशील है, कठपुतलियां हैं। समझ गए, माता पिता को इस बात का गर्व है, सेन साहब और उनकी पत्नी को गर्व है कि हमारी 5 लड़कियां एकदम कठपुतलियां हैं, जो कहते हैं सो सुनती है। अरे उतना भी नहीं गुलाम बना करके रखना चाहिए लड़कियों को, लेकिन ये 5 लड़कियों को एकदम गुलाम बना करके रखे हुए थे, ठीक है ना। वो कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वो दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। यानी कि लड़कियों को इतना ज्यादा कंट्रोल किया गया है कि तुम घर में दौड़ेगी नहीं, घर में खेलेगी नहीं, सिर्फ शाम के वक्त हल्का फल्का खेल सकती है, ठीक है ना। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, वो ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकाली मारते किसी ने नहीं सुना है। यानी कि अगल बगल के लोग भी ना आज तक उन लड़कियों को खिलखिला करके हंसते किसी ने नहीं देखा कि हाँ भाई लड़कियां एकदम खिलखिला करके हंस रही है, ठीक है। समझ में आया, हाँ समझ में आया ना। तो यानी कि जो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं, 5 को एकदम इतना कंट्रोल में रखा गया है, इतना एकदम जबरदस्त तरीके से उस पर शिकंजा कसा गया है कि बेचारी खुल करके हंस भी नहीं सकती है, खिलखिला भी नहीं सकती है। मतलब अगल बगल के लोग कभी नहीं सुने कि हाँ भाई उनकी लड़कियां हंस रही है, खिलखिला रही है, ठीक है ना। हाँ किसी ने नहीं सुना। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से सिजकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और एक मिसेस सेन की लड़कियां हैं, अभी फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। यानी कि अगल बगल के लोग ना अपनी लड़कियों को कहते हैं कि एक तुम लोग हो और एक सेन साहब की बेटी है, देखो तो कितना सुशील है, कितना सीधी है, घर से बाहर नहीं निकलती है, कहीं किसी के साथ मुंह नहीं लगाती है, हंसती नहीं है ज्यादा, मतलब कि लड़की एकदम लड़की की जैसा है। मतलब इस तरीके का उन्हें क्या सिखाया गया है, सब कुछ बात सिखाया गया है कि ये सब तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से आप शॉर्टकट में समझ लीजिए कि ये जो 5 लड़कियां हैं सेन साहब की, उसे एकदम कठपुतली बना करके रखा गया है, एकदम कंट्रोल में रखा गया है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। यानी अब लेखक महोदय यहां पर कह रहे हैं कि अब सेन साहब की जो नई कार है
उनसे इतना तो कंफर्म है कि लड़कियों से उस कार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि लड़कियां भाई घर से बाहर तक नहीं निकलती है, कार के पास कहां फटकेगी, ठीक है ना। तो लड़कियों को एकदम सख्त हिदायत है कि कार के पास नहीं जाना है, क्योंकि कार में खरोच तक नहीं लगना चाहिए, हो सकता है कोई नाखून से कुरेद दे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम सख्त हिदायत है। तो मोटर कार को ना, मोटर कार की जो चमक दमक है उसे लड़कियों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन खोखा भी तो है। अब सेन साहब की 5 लड़कियों के बाद एक लड़का था, ठीक है ना, 5 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ था जिसका नाम था खोखा। लोग खोखा कहते थे, खोखा मतलब बच्चा होता है, समझ गए ना। जैसे बिहार के अगर बहुत हिस्सों पर जाएंगे ना तो छोटे लड़के को बउआ कहा जाता है, बाबू कहा जाता है, अरे बाबू इधर सुनो, अरे बउआ इधर सुनो, कहीं पर नुन्नू कहा जाता है, अरे नुन्नू इधर सुनो। उसी प्रकार से ना ये प्यारे बच्चों खोखा कहा जाता है, ठीक है ना। खोखा मतलब बच्चा और खोखी मतलब खोखा मतलब बच्चा और खोखी मतलब बच्ची, मतलब बच्चा और बच्ची, लड़का लड़की से संबोधन है। लेकिन खोखा भी है, खोखा जो एक ही है, खोखा प्यारे बच्चों एक है, 5 लड़कियों के बाद एक भाई सेन साहब की, और सेन साहब का बेटा है ये खोखा, ठीक है ना, सबसे छोटा है। खोखा नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। लेखक यहां पर कह रहे हैं कि खोखा जो है वो ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, उम्मीद नहीं है कि ये बुढ़ापे की आंखों का तारा बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब इतना बिगड़ैल है खोखा, जितनी ज्यादा सुशील उनकी लड़कियां है ना, उससे कई एक गुना ज्यादा बिगड़ैल उनका बेटा है खोखा, समझ गए। तो इसलिए यहां पर लेखक महोदय नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखते हैं कि खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुकात किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते हैं, मतलब अभी तो एकदम सेन साहब एकदम जवान लगते हैं भाई, सेन साहब बूढ़े नहीं लगते हैं। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आरबी भाव तब जाकर के हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। लेखक महोदय यहां पर कह रहे हैं कि खोखा का जन्म तब हुआ था जब घर में पूरा परिवार सोच लिया था कि अब सेन साहब का कोई बेटा नहीं होगा, सिर्फ बेटी ही 5 है, अब लगता है कि कोई बेटा नहीं होगा। बहुत जगह पर गए भाई, दुआ मांगे, भगवान से प्रार्थना किए कि एक बेटा प्रभु जी दे दीजिए, तब जाकर के कहीं खोखा का जन्म हुआ था, ठीक है ना। मतलब भगवान से बहुत मन्नत मांगने के बाद खोखा का जन्म हुआ था, इसलिए इनको इतना ज्यादा प्यार मिला खोखा को कि ये बिगड़ गया, समझ गए ना, ठीक है। कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का एक अपवाद था। लेखक महोदय कह रहे हैं कि खोखा जो था ना, एक जीवन के नियम का एक अपवाद ही था, मतलब समझ लीजिए कि सब लड़का में अपवाद है एकदम वो, मतलब सब लड़का से अलग उसका कैरेक्टर है, अलग उसका हाव भाव है, एकदम अपवाद में उसको माना जाए। और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। घर में जितने भी नियम हैं सब लड़कियों के लिए, खोखा के लिए कोई नियम कानून नहीं। खोखा जे मर्जी आए तोड़े, बोतल रख ले शीशा के, पटक के फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़की अगर एगो बोतल भी पटक दे तो लड़कियों को भाई थूरा जाता था, समझ गए ना। ये बात था सेन साहब के घर के अंदर का। लेकिन खोखा को एकदम फ्री छोड़ दिया गया था, तुम्हें जो करना है सो करो, क्योंकि जो दुलारा था ना, है 5 लड़कियों के बाद एक दुलारा बेटा था, एकदम लाड प्यार में उसको रखा जा रहा था, तो वह घर के नियमों का भी क्या था, अपवाद था। इस तरह मोटर को कोई खतरा अगर हो सकता था तो खोखा सही हो सकता था। मतलब सेन साहब को भी ये अंदाजा था कि हमारी जो मोटर कार है उसका खतरा सिर्फ खोखा से हो सकता है, बाकी किसी से उसका कोई खतरा नहीं है। लड़कियों से तो कोई खतरा है ही नहीं, खोखा से खतरा हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब खोखा का असली नाम के बारे में आप कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, अभी तक देखिए असली नाम नहीं आया है, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि उनका जो असली नाम है ना वो कासू है। क्या नाम है? कासू, समझ गए। खोखा का असली नाम कासू है, आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। अभी तक चर्चा नहीं आया है इसलिए हम छोड़ भी दिए हैं ताकि अभी आप लोग खोखा ही समझे, लेकिन उसका असली नाम प्यारे बच्चों कासू है, आगे बताएंगे। बात ऐसी थी कि जो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां का नाम क्या है भाई? एक का नाम सीमा है, एक का नाम रजनी है, एक का नाम आलो है, एक का नाम शेफाली है और एक का नाम आरती है, ठीक है ना। ये उनकी 5 लड़कियां हैं, 5 का नाम लिखा गया है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। 5 हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, यानी कि ये 5 लड़कियों के लिए घर में अलग नियम, दूसरी तरह की शिक्षा, मतलब इन लोगों को पढ़ाया लिखाया गया भी लड़कियों के जैसा ही, दूसरी तरह का शिक्षा था। और खोखा के लिए अलग, मतलब खोखा के लिए घर का नियम अलग, खोखा के लिए शिक्षा सब अलग, मतलब सब कुछ उसके लिए अलग, ठीक है। दूसरी कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। मतलब लोगों का ऐसा कहना था उनके घर के अंदर, सेन साहब के घर के अंदर, कि खोखा इंजीनियर बनेगा। क्या बनेगा भाई? इंजीनियर बनेगा। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूप में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा, ठीक है ना। जैसे देखते हैं घर में जब कोई मेहमान आते हैं, जब कोई गेस्ट आते हैं, तो जब गार्जियन, जैसे मान लिया जाए कि तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आ गए, ठीक है ना, तो तुम्हारे पापा जी बैठ जाएंगे और एक जो गेस्ट आए हैं जो दोनों बातचीत करना शुरू करेंगे। अरे हमारा लड़का तो ये पढ़ रहा है, हम विचार कर रहे हैं कि उसको ये चीज बना दें,
आईआईटी करवा दें, यूपीएससी करेगा, ये करेगा, वो करेगा। वैसे ही सेन साहब के अंदर जब कोई भी कुटुंब आता था, जब कोई मेहमान आते थे ना, तो बातचीत निकलता था कि किसका बेटा क्या करेगा। तब सेन साहब कहते थे कि हमारा बेटा जो खोखा है वो तो क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। वो क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ठीक है ना। किसका लड़का क्या बनेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, ठीक है ना। और करेंगे क्या, कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। यानी कि जब मेहमान आते थे और जब बातचीत छिड़ता था कि किसका बेटा क्या करेगा, तब सेन साहब कहते थे ना कि ज्यादा हम अपने बेटे को नहीं पढ़ाई लिखाएंगे, ये सब पढ़ाई लिखाई सब बेफजूली है। हम अपने बेटे को ना हम खुद ट्रेनिंग देंगे और उसे अपनी तरह बिजनेसमैन बनाएंगे, एक इंजीनियर बनाएंगे। ये बात कौन कहते थे, सेन साहब कहते थे, ठीक है ना। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री जो एक घंटे के लिए आकर उनके साथ कुछ ठोक पीट क्या करें, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों की वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं। यानी कि जब 5 साल का खोखा हुआ तो लोगों ने कहा सेन साहब को कि देखिए भाई, आपका बेटा 5 साल का हो गया है, इसे स्कूल में भर्ती करा दीजिए। और बगल में एक स्कूल था जिसका नाम था किंडरगार्टन, तो उस स्कूल में भर्ती करा दीजिए। लेकिन सेन साहब कहे कि नहीं, हम स्कूल में भर्ती नहीं करवाएंगे। हमारे घर में जो बढ़ई मिस्त्री है ना, जो ठोक पीट करता है हथौड़ी से, उसी को बुला लेंगे घर पर और वहीं हथौड़ी ठोक पीट करना इसको सिखाएगा, क्योंकि बाद में इसको इंजीनियर बनना है ना। तो अभी से ही ठोक पीट करके सिखाएगा तो ज्यादा बढ़िया न रहेगा। मतलब स्कूल भेजने के बजाय उसे हथौड़ी चलाना सिखा रहे हैं खोखा को। कौन, सेन साहब। एक दिन का बकाया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साधारण हैसियत के क्या थे, अखबार अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ ही उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता है। यानी कि एक दिन एक पत्रकार महोदय सेन साहब के यहाँ आते हैं, ठीक है ना। एक दिन एक पत्रकार महोदय सेन साहब के यहाँ आते हैं, सेन साहब से बातचीत होते रहता है। और उस पत्रकार महोदय का एक बेटा भी है जो कि खोखा से तो है छोटा लेकिन बड़ा समझदार है, ठीक है ना। किसी ने उसकी कोई हरकत देख करके उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया। यानी कि जब उस पत्रकार के बेटे को देखा कि एकदम होनहार बच्चा है, तो किसी ने पूछ दिया कि ये बच्चा तो स्कूल जाता होगा। तो पत्रकार महोदय जवाब देते कि हाँ भाई, जाता है कि नहीं जाता है। इससे पहले सेन साहब बोलना शुरू कर दिए। क्या बोले कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और वही बातें दोहराकर वो थकते नहीं थे। यानी कि बार बार सेन साहब एक ही बात रिपीट कर रहे थे कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। भाई, दूसरा लड़का क्या करेगा क्या नहीं करेगा हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम अपने बेटा खोखा को ना इंजीनियर बनाने जा रहे हैं, इंजीनियर बनेगा हमारा बेटा। ये बात सेन साहब बार बार रिपीट कर रहे थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। पत्रकार महोदय भाई पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन शिक्षित थे, उनको पता था कि ये बाबू साहब क्या कर रहे हैं, तो वे चुपचाप मुस्कुरा रहे थे ये बात सुन सुन करके। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उससे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रचंड व्यंग पर ऐंठ करके रह गए। मतलब फिर जब पत्रकार महोदय से पूछा गया कि बताइए आपके बच्चे पर क्या ख्याल है, अपना बच्चे के ऊपर आप कैसा नजर रखते हैं, तो पत्रकार महोदय बोले कि भाई देखिए, जैसा भी है हमारा बेटा कुछ भी करे, हमें उसको गुलाम नहीं बनाना है, जबरदस्ती थोपना नहीं है, वो उसकी आजादी है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। हम उसे जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि तुम इंजीनियर बन जाओ। जब ये बात सेन साहब सुने तो उनको लगा कि हमारे ऊपर व्यंग है, क्योंकि हम तो बार बार बोल रहे हैं कि खोखा को कि इंजीनियर बनाएंगे, और पत्रकार महोदय बोले कि हमें कोई ऐसा उस पर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि तुम यही चीज बनो। इस बात को सुन करके ना सेन साहब एकदम ऐंठ करके रह गए। उनको लगा कि हमारा पर तंज कस रहा है, ठीक है। तो सेन साहब एकदम ऐंठ करके रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुन करके सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए, ठीक है ना। यानी कि सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत कर ही रहे थे, तब तक बाहर से कुछ शोरगुल का आवाज आया, हल्ला गुल्ला का आवाज आया, सब लोग बाहर गए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत ने पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। यानी कि बाहर में हल्ला इसलिए हो रहा था क्योंकि वो जो नया मोटर कार था, जो सोफर था, नया मोटर कार की तरफ जाने के लिए एक बच्चा बार बार आगे बढ़ रहा था कि हम उस गाड़ी को छुएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक औरत उसे बार बार रोक रही थी कि नहीं, तुमको गाड़ी नहीं छूने देंगे, क्योंकि नया नया कार था। बच्चे का जिज्ञासा होता है, बच्चे का इच्छा होता है कि थोड़ा गाड़ी को टच करके देखे भाई कैसा लगता है। तो एक बच्चा था जो कि बार बार सोफर की ओर जाने के लिए क्या कर रहा था, झपट रहा था। सेन साहब को देख करके औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़ करके अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा
तो मैंने उसे पकड़ करके अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी मां भी आकर के खामखा मुझसे उलझ रही थी। मदन की मां कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देख करके चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत लेकिन कठोर स्वर में कहा, मदन की मां, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की मां अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था। यानी कि वही मदन जो एक गरीब बाप का बेटा है, गिरधर लाल का बेटा है, ठीक है ना, वो मदन गाड़ी को छूने का बार बार प्रयास कर रहा था किसी भी तरीके से कि गाड़ी को एक बार टच करें, लेकिन गाड़ी को टच करने तो नहीं दिया गया। उल्टा ड्राइवर ना उस बच्चे को ढकेल दिया गया, भागो यहां से, गाड़ी छूने के लिए आया है तो। गरीब इंसान मतलब जो भी रहे, उसको ना गाड़ी से ढकेल दिया गया। और जब इतना कस के ढकेला गया, बच्चा था बेचारा, उसका घुटना छिला गया। मतलब ये जो टेहुना होता है ना, उसका टेहुना प्यारे बच्चों घुटना जो है ना वो छिला गया, खून निकलने लगा उससे, ठीक है ना, खून निकलने लगा, ठीक है ना। घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई बेचारी चली गई वो औरत। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को, ये जो मदन था ना, ये कौन था? एक किरानी का बेटा था, गिरधर लाल जिसका नाम है। ये सेन साहब के यहाँ ही किरानी का काम करता था, ठीक है ना। तो एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? यानी कि देखिए, अब सेन साहब कितना खराब इंसान है। अगर उनके बेटे को एक खरोच तक लग जाता था ना, तो सेन साहब व्याकुल हो जाते थे, अरे हमारा बेटा खोखा को ये खरोच लग गया, छिला गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन बताइए, ये किरानी का बेटा जो ये है मदन है, उसका टेहुना, उसका घुटना छिला गया प्यारे बच्चों। लेकिन अब सेन साहब क्या कर रहे हैं? घुटने ने छिलाया है, क्या दिक्कत हो गया? अगर घुटना थोड़ा सा छिला गया तो क्या दिक्कत हो गया? मतलब कहने का मतलब ये हुआ, आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई? घुटना छिला गया तो कौन सी ऐसी बात हो गई? ये बात सेन साहब बोल रहे हैं। मतलब अपना बेटा को थोड़ा सा खरोच आ जाए तो बड़ा दिक्कत, अब किरानी का बेटा को खरोच आ गया है तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक उसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर के सेन साहब लग के शोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतर करके अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा कि सेन साहब खोखा को गोद में लेकर के उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। अब देखिए जरा ध्यान से, आखिरकार मोटर का जो पिछला बत्ती था ना वो टूट ही गया। सेन साहब सोच रहे थे कि खरोच ना आए और पिछला शीशा ही क्या हुआ, गाड़ी का टूट गया, ठीक है ना। मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कांसू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। अब समझिए जरा बात के सेन साहब किस घटिया टाइप के इंसान थे। जरा सोचिए कि सेन साहब का बेटा जो कासू है वो लाल बत्ती तोड़ दिया पिछला वाला। अब अगर कोई और तोड़ देता, अभी गरीब बेचारा, अभी गरीब जो किरानी का बेटा था, उसे गाड़ी को छूने नहीं दिया जा रहा था कि तुम गाड़ी छुएगा तो गाड़ी गंदा हो जाएगा। वहीं सेन साहब का बेटा पिछला लाल बत्ती मार करके तोड़ दिया। और जब तोड़ दिया तो सेन साहब गुस्सा नहीं किए, और उल्टा सेन साहब क्या बोले, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा ना, उसे अभी से ही देखिए कितना दिलचस्पी है। उसको लग रहा था कि शीशा के अंदर आखिर क्या है, इसलिए शीशा को तोड़ दिया। मतलब हमारा बेटा एकदम बढ़िया काम किया, वो इंजीनियर बनने का लक्षण उसमें है, तब जाकर के शीशा को तोड़ा। देखना चाह रहा था कि शीशा के अंदर है क्या आखिर, ठीक है ना। तो ये बात सेन साहब कह रहे हैं, कितनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। इस मानसिकता के साथ जी रहे थे हमारे सेन साहब, ठीक है ना। सेन साहब खोखा को जमीन पर रख करके अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांसू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर के हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहां बैठते हैं। मतलब कांसू इतना बिगड़ैल था, जो सेन साहब का बेटा कांसू था ना, खोखा, इतना बिगड़ैल था कि अपन गाड़ी का तो पिछला शीशा फोड़ दिया और बाकी सबका जो गाड़ी था ना उसका हवा निकाल दिया। सबको लगा कि भाई पंक्चर हो गया है, ठीक है ना, लेकिन सबका वो हवा निकाल दिया था। लेकिन फिर भी सेन साहब गुस्सा नहीं हुए। सेन साहब उसको डांटे नहीं, कह रहे तुम सबका हवा काहे निकाल दिया है। क्यों भाई? क्योंकि उनका जो एकदम दुलारा बेटा था ना, तो इसलिए उसको डांटे भी नहीं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगा करके सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कांसू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। यानी कि जो ड्राइवर था उसने कहा कि ऐसा लगता है कि कांसू बाबू, मतलब देखिए ध्यान से, सेन साहब का जो बेटा है कांसू, उसे कांसू नहीं, ड्राइवर कांसू नहीं कहता था, कांसू बाबू। तो कांसू बाबू क्या कह रहा है, काम तो कांसू बाबू का ही मालूम पड़ता है। मतलब ऐसा प्यार से कह रहा है ना, जैसे लग रहा है कितना गर्व की बात हो, कि लगता है कि हवा कांसू बाबू ने ही निकाला है और पाइप लाने के लिए चला गया कि हवा भर देंगे।
मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठ करके बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कांसू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हकीमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उनकी इन हरकतों को देख करके तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। मतलब अगर चक्का से हवा भी निकाल देना तो सेन साहब को लगता था कि इंजीनियरिंग में भाई इसकी दिलचस्पी है। ये देखना चाह रहा था कि आखिर चक्का में हवा कैसे भरल है। समझ गए? मतलब कोई भी गलत काम कर दे, सेन साहब को लगता था कि इंजीनियरिंग का लक्षण है इसमें। ठीक है ना? कोई भी गलत काम कर दे, सेन साहब को लगता था कि इंजीनियरिंग का लक्षण है इसमें। ठीक है? इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह क्या रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो वेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और हाथे के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। यानी कि जब अंदर गए तो बोले कि जो गिरधर लाल है, जो हमारे के यहाँ जो किरानी है, उसको बुला करके लेकर आओ। सेन साहब ऑर्डर दिए। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुका करके खड़ा हो गया। क्योंकि बेचारा गिरधर लाल गरीब इंसान था, उनके यहाँ खाता पीता था, उनके यहाँ से पेट चलता था, किरानी का काम करता था। बेचारा आया और सेन साहब के सामने खड़ा हो गया कि जी मालिक बताइए, क्या हमसे गलती हो गया, क्या काम है। यानी कि सेन साहब के सामने आकर के वो खड़ा हो जाता है। ठीक है? जब सेन साहब के सामने आकर के गिरधर लाल खड़ा हुआ, ठीक है ना, सिर झुका करके खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है। मतलब सोचिए, सेन साहब ने गिरधर लाल को इसलिए बुलाया था क्योंकि तुम्हारा बेटा हमारे गाड़ी को छूने का प्रयास कर रहा था, यह जुर्म था। ठीक है ना? तुम्हारा बेटा हमारी गाड़ी को छूने का प्रयास कर रहा था, बस यही जुर्म था। अपना बेटा मार के शीशा तोड़ दिया, हवा निकाल दिया, नहीं बुझाया, वो दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन दूसरा किरानी का बेटा, गिरधर लाल का बेटा, चूंकि वो गरीब था, वो अगर गाड़ी को छूने का प्रयास कर रहा था, एक तो उसको ढकेल दिया, घुटना छिला गया, लेकिन अब उसके बाप को बुला करके जलील किया जा रहा है। किस तरीके से जलील किया जा रहा है देखिए। ठीक है ना? एक तो उसका पिता आया बेचारा, एकदम जैसे खून के जुर्म में एक जज के सामने कैदी खड़ा होता है ना, वैसे आकर के खड़ा हो गया। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा। सोचिए कितना बात बोल दी है सेन साहब। बोल रहे हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत बिगड़ गया है, हमारी गाड़ी को तो गंदा किया अलग, ड्राइवर को भी मारने के लिए दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। मतलब अपना बेटा उतना तोड़ दिया तो इंजीनियर का झलक दिखाई दिया, और गिरधर लाल का बेटा थोड़ा सा गाड़ी को छूने का प्रयास किया तो गुंडा, चोर और डाकू दिखाई दिया। ठीक है ना? क्या कहते हैं सेन साहब कि तुम्हारा बेटा आगे चल करके क्या बनेगा? गुंडा, चोर और डाकू बनेगा। ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी बस बेचारा बेचारा डर के मारे, मतलब गिरधर लाल क्या बोलता, उनके यहाँ से नौकरी कर रहा था, जी जी बेचारा सिर्फ कर रहा था। सेन साहब का भाषण जारी था। उनकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। यानी कि सेन साहब उसको अंतिम हिदायत दे दिए कि देखो दोबारा अगर ऐसा गलती हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम जा सकते हो, लेकिन दोबारा ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, अपने बेटे को समझा लेना। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शनागर गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन साहब ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उनकी बीबी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। यानी कि जब गिरधर लाल चला गया तो सेन साहब कहते हैं कि अरे गिरधर तो समझदार आदमी है, इसके बेटे को ना उसकी बीबी ने बिगाड़ करके रखा है। ठीक है ना? मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। देखिए क्या बात बोल रहे हैं सेन साहब। सेन साहब बोल रहे हैं कि जब गाड़ी को छूने का प्रयास कर रहा था ना, तो हमारा तो मन किया ना कि कमबख्त की खाल उधेड़ दे, मतलब इतना मार मारे कि खाल उधेड़ जाए। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पाइडल द चाइल्ड। यानी कि यहां पर एक जो अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी के बेटे के ऊपर किस तरीके का जुर्म कर रहा है, ये बात यहां पर दिखाया गया है। मतलब कि थोड़ा सा गाड़ी को छूने का प्रयास किया गया तो बोला जा रहा है कि मन किया कि तुम्हारा खाल उधेड़ दूं। ठीक है? माता सेन की नींद उचक गई थी, उन्हें मदन की माता सेन की नींद उचक गई थी। उन्हें मदन की कतार चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर क्या खीस आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खीस मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मतलब जब गिरधर लाल बेचारा घर गया तो वो और उनकी पत्नी दोनों मिलकर के किसको, मदन को डांटे कि तुम खोखा की बराबरी करता है, खोखा तो बड़ा बाप का बेटा है, वो सेन साहब का बेटा है, और तुम उसकी बराबरी करोगे तो कैसे चलेगा। मतलब सब लोग मिलकर के ना मदन को डांट रहे थे कि तुम उसकी बराबरी मत करना, वो तो बड़ा बाप का बेटा है, तुम गरीब हो। इस प्रकार से घर में जो जैसे गार्जियन समझाते हैं ना, वैसे ही गार्जियन उसको समझा रहे थे। ठीक है? मदन का आर्त रुदन तक गया था, खैरियत थी, उनकी सिसकियां सेनों के सनागर तक नहीं पहुंच सकती थी। ये बात मदन को चुभ गया था। मदन था तो छोटा बच्चा ही, लेकिन उसको ना ये बात चुभ गया था कि आखिर गाड़ी को छूने नहीं दिया गया, और इस बात के लिए हमको पिटाई भी लगा, डांट भी सुनना पड़ा, हमारा क्या घुटना भी छिला गया। तो ये बात मदन को कहीं ना कहीं दिल के अंदर बैठ गया था कि इसका बदला तो जरूर लेंगे। छोटा बच्चा ही था, लेकिन उसके बाद
ये मन में बैठ गया था। दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। दूसरा दिन, जिस दिन ये सब घटना हो गया ना, उसके अगले दिन खोखा यानी कि जो सेन साहब का बेटा था, वो ऐसे ही खेलते कूदते बगल वाली गली में गया। खेलते कूदते बच्चा था, खेलते कूदते गया। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। ठीक है ना। मदन जो बड़ा बाप का बेटा, सॉरी ये खोखा जो बड़ा बाप का बेटा था, सेन साहब का बेटा था, वो उछलते उछलते बगल वाली गली में चला गया। और जब बगल वाली गली में गया तो देखा कि मदन, वही जो गिरधर लाल का बेटा है, वो लट्टू नचा रहा है अपने कुछ आवारागर्द दोस्तों के साथ। चूंकि बेचारा गरीब था तो उसका दोस्त भी सब गरीबे होगा ना, तो आवारागर्द छोकरों के साथ वो क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। अब खोखा देखा कि अरे वाह, सब लट्टू नचा रहा है। खोखा का भी मन किया कि शायद हम भी अगर लट्टू नचाते तो कितना अच्छा रहता। मतलब खोखा का मन मचल गया लट्टू नचाने के लिए। ठीक है ना। तो उसकी तबीयत मचल गई। ठीक है। जैसे यहां पर देखिए लेखक एक बात लिखते हैं बड़ा जबरदस्त। क्या लिखते हैं, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस तुलना किया गया है यहां पर सेन साहब के बेटे को, और कौआ कहा गया है मदन को। यहां पर कहते हैं कौन, कौन कहते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा जी जो कहानीकार हैं, वो कहते हैं कि हंस कौओं की जमात में आने के लिए मचल गया। मतलब हंस तो हंस है भाई, और वो कौओं की जमात में आने के लिए मचल गया है। इस प्रकार की तुलना करते हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी। कहते हैं हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। ये लाइन ना यहां से इस लाइन का व्याख्या करने के लिए बार बार पूछता है, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा। अब चूंकि उसको भी खेलने का मन हो गया, ठीक है ना, उसको भी खेलने का मन हो गया कि हम भी लट्टू नचाएंगे। उसको लगा कि हमारा बाप तो एकदम बिजनेसमैन है भाई, बड़ा बाप के बेटा है, हमको इसे मना करेगा खेलने के लिए। कहा कि हम भी लट्टू नचाएंगे। ठीक है ना। कौन बोला, खोखा। किसको, वो मदन को, कि लट्टू हम भी नचाएंगे। ठीक है ना। वो मदन के साथ कहा कि हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। वो खोखा बोला कि लट्टू हमको दो, हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़के को कोई खास उज्र नहीं थी, यानी कि दूसरे लड़के बाकी जो आवारागर्द छोकरे थे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नजरअंदाज नहीं करते थे। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कभी मंजूर नहीं हो सकती थी। देखिए, चूंकि मदन को अपमानित किया गया था, प्रताड़ित किया गया था, डांट सुनवाया गया था, जो मन सो बोल दिया गया था कि थोड़ा सा कार छूने नहीं दिया, हमको कार छूने का प्रयास किया तो हमको बहुत तरह का बात बोल दिया, और उसको यह मंजूर नहीं थी कि हम इसको खेलने दें। वो चाहता था कि हम इसको नहीं खेलने देंगे। जब हमको कार नहीं छूने दिया तो हम इसको लट्टू नहीं खेलने देंगे। ठीक है ना। उसने छूटते ही जवाब दिया। क्या जवाब दिया, सुनिए अब यहां से। कहा जाता है ना कि शेर शेर होता है अपनी जगह पर। क्या जवाब दिया, अबे भाग जा यहां से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला तू। सोचिए, गरीब बाप का बेटा है, लेकिन उसके अंदर अकड़ देखिए, हिम्मत देखिए, जिगरा देखिए। क्या बोला कि अबे भाग जा यहां से, बड़ा आया है तू लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा जा अपने बाप की मोटर पर बैठ। ठीक है ना। मतलब एकदम जबरदस्त जवाब दिया। क्या जवाब दिया, अबे भाग तो यहां से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है लट्टू तुम्हारा, है जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, अपने बाप की जाकर के मोटर पर बैठ, तुमको लट्टू हम नहीं खिलाएंगे। मन खुश हो गया ये लाइन पढ़ करके ना। मतलब जबरदस्त जवाब दिया, समय का इंतजार किया। ऐसे ही नहीं कहा जाता है, समय पर किसी को अगर जवाब दो ना तो मजा आ जाता है। इसने क्या किया, जवाब दिया, लेकिन एकदम समय पर, कि नहीं तुमको लट्टू खेलने देंगे, जाओ अपने बाप की मोटर गाड़ी पर जाकर के बैठो, तुमको यहां खेलने नहीं दिया जाएगा। जबरदस्त तरीके से जवाब दिया कौन, ये मदन। ठीक है ना। अब कांसू को गुस्सा आ गया। कांसू को लगा कि अरे हम बड़ा बाप के बेटा है, हमको ये से बोल रहा है गरीब आदमी। उसको गुस्सा आ गया। ठीक है ना। वो एकदम तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहरों पर हाथ चला देता था। ठीक है ना। मतलब वो छोटा था, वो अपनी बहनों को भी हाथ चलाते देरी नहीं करता था, इतना ज्यादा बिगड़ गया था वो खोखा। ठीक है ना। अपने बहनों को भी मार देता था समय समय पर। और क्या मजाल कि उससे कोई कुछ कर दे, मतलब अपनी बहनों को भी मारता था ना, तो उससे घर में कोई डांटता तक नहीं था। उसने आओ ना देखा ना ताओ, मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। यानी कि जब मदन उसको बोला कि जाओ अपने बाप की मोटर कार पर जाकर के बैठो, तुमको लट्टू नहीं खेलने देंगे, तो उसको एकदम गुस्सा आ गया। एकदम उसको लगा कि अब तो हमारी बेइज्जती हो गया। एकदम एक गुस्सा मदन को जमा दिया। मारने का आदत तो था ही, अपने बहनों को भी मारता था हमेशा से, और उसको कोई कुछ बोलता नहीं था, तो मदन को भी एक गुस्सा जमा दिया। ठीक है ना। लगा कि गरीब आदमी हमको लट्टू खेलने नहीं दे रहा है, मदन को एक गुस्सा जमा दिया। अब जरा देखिए, अब यहीं से मामला बिगड़ता है। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था, वह झट कांसू पर टूट पड़ा। ठीक है ना। जैसे ही खोखा उसको एक गुस्सा मारा, कहा कि बेटा तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको बर्बादे कर देंगे अब। ठीक है ना। इधर से निकल गया एकदम, समझ गए। जैसे ही खोखा उसको एक गुस्सा मारा ना, अब मदन कहा कि बेटा तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको मारेंगे, चाहे तू कितना बड़ा बाप के बेटा रहो, तुमको अब छोड़ेंगे नहीं। और तुरंत उस पर क्या हुआ, शेर की तरह टूट पड़ा। और दूसरे लड़के जरा हट करके इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। मतलब बाकी जो लड़के थे ना, वो जरा पीछे हट के देखे कि अरे लाओ जरा देखते हैं दोनों के बीच लड़ाई होगा। ठीक है ना। इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। लेकिन ये लड़ाई हड्डी और मांस की थी। ठीक है ना। हड्डी और मांस की लड़ाई थी। कहने का मतलब, एक तो गरीब बेचारा एकदम हड्डी था, दुबला पतला था, और एक एकदम मोटा ताजा खोखा मांस। तो कह रहे हैं कि हड्डी और मांस की लड़ाई थी, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी।
देखिए लेखक लेखक इस चैप्टर को लिखने में ना खूब इंटरेस्ट लिए हैं। लेखक इस चैप्टर को लिखने में खूब इंटरेस्ट लिए हैं। क्या लिख रहे हैं कि ये लड़ाई एक बंगले के पिल्ले, ठीक है ना। देखिए लेखक भी यहां पर कांसू को यानी खोखा को बंगला का पिल्ला कहते हैं। पिल्ला समझते हैं, कुत्ता के बच्चा को पिल्ला कहा जाता है। तो लेखक भी ना यहाँ पर खोखा का तुलना कुत्ते के बच्चे से किए हैं। कह रहे हैं कि ये लड़ाई बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। गली के कुत्ता में दम होता है, ठीक है ना। बंगला का पिल्ला जो होता है ना वो तो घर में ही भौंकता है, लेकिन गली का जो कुत्ता होता है ना वो रपेट रपेट के दौड़ता और क्या करता है, लोगों को दौड़ाता है। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कांसू शेर हो जाता। लेखक कह रहे हैं कि अगर यही लड़ाई अहाते में होती, सेन साहब के घर पर होती, तो कांसू वहां पर शेर हो जाता, लेकिन यहां पर कुत्ता बन जाएगा। देखिए कैसे। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर के भाग निकला। जब लड़ाई हुआ तो खोखा को खूब मारा। कौन? मदन। कहा कि बेटा ये तुम्हारा घर नहीं है, ये हमारा एरिया है, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे एरिया में आकर के हमको मारेगा तू। खूब मारा उसको, भरदम मारा, ठीक है ना। इतना मारा कि किसी तरीके से जान बचा करके वो भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहां, ठीक है ना। देखिए लेखक कहते हैं कि जब झोपड़ी वाले और महल वाले के बीच लड़ाई होता है ना तो अक्सर महल वाले जीत जाते हैं, क्योंकि उनके पास रुपया पैसा पावर ज्यादा होता है। लेकिन सब झोपड़ी वाला जब एक हो जाए तो महल वाले को औकात नहीं है कि वो जीत जाएगा। उन्होंने न तो अपने दुर्मनवीय लीडर की मदद की और न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। मतलब लड़ाई खत्म हुआ, लोग इधर उधर भाग गए, ठीक है ना। और खोखा को इतना मार मारा था, आगे वाला जो दूध दांत होता है ना, मदन मार के तोड़ दिया था। कहा कि तुमको निशाने दे देंगे हम, बड़ा तुमको कार छूने नहीं दिया था, अब तू लट्टू खेलेगा। मार के दूगो दांते तोड़ दिया, ठीक है ना। ठीक है, मदन घर नहीं लौटा। अब डर के मारे मदन लौटा नहीं। कहा कि भाई घर जाएंगे तो पापा हमको खूब मारेंगे। कहा कि हम मार दिए हैं सेन साहब के बेटा के। मदन घर नहीं गया, लेकिन जाता ही कहां 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। मदन बेचारा डर के मारे ना घर में नहीं जा रहा था, ठीक है। मदन जो है वो, ठीक है, मदन जो है वो किसी भी तरीके से डरते डरते बेचारा आहिस्ता आहिस्ता जब उसको भूख लगा तो कहा कि अब तो घर जाना ही पड़ेगा। अब मार पड़े या फिर जो पड़े भाई, अब तो घर जाना ही पड़ेगा ना, कहा कि अब भूख लग गया है। तो वो किसी भी तरीके से पिछले दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। अब जाहिर सी बात है भाई, बच्चा है, पिताजी उसको बार बार मारते रहते, तो मार खाना मामूली बात था। सोच लिया कि अब चलो भाई आज बार पिटाई करेंगे, लेकिन उसको भी तो अस्थिर कर दिए हैं। तो वो डरा किसी तरीके से घर में गया। डर तो यही था कि आज मार और दिनों से भी ज्यादा लगेगा। बेचारा जो मदन था ना वो डर रहा था कि सब दिन तो हल्का फल्का गलती करते थे तो इतना पिटाते थे, आज तो इतना बड़ा गलती किए हैं, आज तो एकदम खूब पिटाएंगे, खूब घरे हमारा लाती मुक्का से एकदम धंजा जाएगा भाई। मतलब बेचारा डर रहा था, लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, ठीक है ना। बेचारा को भूख लगल था, क्योंकि दिन भर अपने पिताजी के मार के डर से इधर उधर भागा फिर रहा था। शाम में किसी भी तरीके से नुका छिपा करके घर में गया तो सबसे पहले ना रसोई घर में घुस गया कि कुछ खाने के लिए पहले मिल जाए। खा पी करके थोड़ा सा ताकत बना लेंगे ना तो मारो लगेगा तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले वह रसोई घर में घुसा। मां नहीं थी। बगल के सोने वाले, बगल के कमरे में, कौन? बगल के कमरे में, सोने वाले कमरे में, जो बगल का जो बेडरूम था ना, सोने वाला जो कमरा था, उसमें बातचीत की आवाज आ रही थी। इतने इम्तिनान के साथ भरपेट खाना खाया। देखिए बगल वाला कमरा में पिताजी और माताजी जो भी रहे, मतलब भुनभुना करके कुछ बतिया रहे थे। पहले तो ये किचन में घुस गया, रसोई घर में, और खूब भरदम खाना खाया। कहा कि पहले खाना खाने दो यार, पापा से तो पिटाना ही है, पिटाएंगे लेकिन उसके पहले खा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पिटाने के बाद खाना भी ना दिया जाए। इसलिए सबसे पहले वो ना भरपेट खाना खा लिया। फिर दरवाजे के पास जाकर के अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। पहले खाना खाया और फिर अंदर की तरफ बातचीत सुनने लगा कि पिताजी क्या बोल रहे हैं, हमारे बारे में बोल रहे हैं, कितना मार पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं, पिताजी बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे, क्योंकि पिताजी को पता चल गया होगा कि खोखा के दूगो दांत हम तोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार से ना वो बेचारा बहुत डर रहा था और पिताजी के बातों को सुनने का प्रयास कर रहा था कि क्या बतिया रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। मतलब आम दिन ऐसे होता था ना कि अगर मदन गलती कर दे तो उसके पिताजी बहुत गुस्से में रहते थे, क्या नहीं तो साला के मार के गोड़ हाथ तोड़ देंगे, एकदम पैर तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, उसको स्थिर कर देंगे। लेकिन आज उसके पिताजी गरज नहीं रहे थे। आज पिताजी एकदम शांत थे, हंस रहे थे, ठीक है ना। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्ला करके कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मतलब इतना कंफर्म हो गया था कि पिताजी उसके अंदर बातचीत कर रहे थे कि सेन साहब ने कह दिया कि आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मतलब जब मदन उसके बेटा को मार के दूगो दांत तोड़ दिया तो नौकरी से निकाल दिया गया। कौन? गिरधर लाल। गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया कि जाइए भाई, आपका कोई जरूरत हमें नहीं है। नौकरी से गिरधर लाल को निकाल दिया। तो वही आपस में बातचीत कर रहे थे पिताजी और माताजी। गिरधर लाल और उनकी पत्नी दोनों बातचीत कर रहे थे कि सेन साहब ने कहा कि जाइए, आज से आपका कोई जरूरत नहीं है,
कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से आकर के ले लेना। मतलब इतना तो कंफर्म हो गया था कि हमारे पिताजी की नौकरी चली गई, पिताजी अब उसके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। ठीक है, मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सजा की तबजीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। मतलब उसके पिताजी ये मतलब नहीं बोल रहे थे कि आने दो उसको, क्या मारेंगे पीटेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सब बात नहीं हो रहा था। सिर्फ अंदर में पिताजी इतना बात कर रहे थे कि कल से सेन साहब के पास नहीं जाना है, नौकरी खत्म हो गया। ठीक है ना। वह दबे पांव बरामदे में रखे चारपाई की तरफ सोने के लिए चला। मतलब बेचारा चुपचाप एकदम धीरे धीरे ना इस तरीके से आगे बढ़ रहा था कि किसी भी तरीके से जाकर के चारपाई पर चुपचाप सो जाए, पिताजी को पता भी नहीं चले। ठीक है, मतलब बेचारा जैसे होता है ना कि घर में कोई गलती कर देते हैं ना, हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे, अगर कोई गलती कर देना तो पिताजी से नजर बचा करके चुपचाप किसी कोने में जाकर के सुत जाते थे। ठीक है ना, एकदम इतना धीरे धीरे चलते थे ना जैसे बिल्ली चलता है, कि खरखुर का आवाज ना हो और चुपचाप जाकर के सो जाए, पिताजी को पता नहीं चले। और वैसे ही वह चुपचाप चारपाई की तरफ सोने के लिए चला, लेकिन अंधेरे में उसका पैर एक लोटे से टकरा गया। चूंकि अंधेरा था, बेचारा चुपचाप जा रहा था कि सोने के लिए चल जाएंगे, लेकिन अंधेरे में अचानक रास्ता पर एक लोटा रखा हुआ था। लोटा आप लोग जानते होंगे, बर्तन। तो उस बर्तन से पैर टकराया और एकदम कस करके आवाज हो गया। ठीक है ना, अंधेरे में उसका पैर लोटे से टकरा गया और लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर के गिरधर लाल बाहर निकला। गिरधर लाल को लगा कि आ गया मेरा बेटा। ठीक है ना, गिरधर लाल एकदम बाहर निकला, आ गया, उसको लगा कि हमारा बेटा आ गया, तब ना आखिर ठन ठन का आवाज किया। तो जैसे ही ठन ठन का आवाज सुना, गिरधर लाल बाहर निकला, मदन की अम्मा भी उसके साथ बाहर निकली। मदन चौंक करके घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांध करके खड़ा हो गया। क्योंकि मदन को तो ये पहले से आभास हो गया था कि आज पिटाना तय है, क्योंकि गलती भी बहुत बड़ा था, तो ये बात तय हो गया था कि आज पिटाना है। तो जैसे ही लोटा से पैर टकराया, बेचारा इस प्रकार से ना हाथ करके खड़ा हो गया कि अब तो पिटाना तय है, तो क्यों ना भाई तैयार ही हो जाए। तो जब छाती तान करके मार खाने के लिए खड़ा हो गया कि लीजिए भाई मारिए, गलती तो करिए दिए हैं। ठीक है ना। तो मदन चौक करके घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांध करके खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, हमेशा बेचारा पिटाते रहता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ रोता था। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। गिरधर जब अपना बेटा को देखा तो अपने बेटा की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। अब जब उसका बेटा जब गिरधर लाल अपनी बेटा की ओर बढ़ रहा था, मदन को एकदम डर लग रहा था, एकदम धकधका रहा था भाई छाती, लग रहा था कि अब तो पिटाएंगे, खूब पिटाएंगे। बेचारा दांत ऐसे खींच लिया कि अब तो भाई एकदम पिटना तय है, बेचारा एकदम सहम गया था डर के मारे। ठीक है ना, मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया। अब गिरधर मतलब उसका बाप बेटे के एकदम नजदीक आ गया। ठीक है ना, उसका बाप जो है एकदम बेटे के मतलब एकदम नजदीक आ गया, एकदम बगल में आ गया। और जैसे ही उसका बाप बेटे के बगल में आया, अब इंतजार कर रहा था कि कब गाल पर थोपी चल जाएगा, कब लग जाएगा भाई एक आध दो लपड़, कोई पता नहीं है। और अचानक वो ठिठक गया। ठीक है ना, अचानक ठिठक गया, कब नजदीक आ गया, अब तो मार लगना शुरू होगा। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया था। उसने लपट करके मदन को हाथों से उठा लिया। मदन डर रहा था कि बहुत ज्यादा पिटाई लगेगा आज, लेकिन हो गया उल्टा। बाप गया अपने बेटे के पास और बेटे को उठा लिया गोदी में। ठीक है ना, बेटे को अपनी गोदी में उठा लिया। ठीक है ना, वह ठीक है ना। क्या कहां पढ़ा रहे थे जी? ओह पीछे हो गया है ना। ठिठक गया, उसने चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया, उसने लपट करके मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। अब उसे मार नहीं पड़ रहा था, अब तक तो उसे मार पड़ जाना चाहिए था, लेकिन मार नहीं पड़ रहा था, उल्टे पिताजी गोदी में उठा लिए। मदन एकदम हक्का बक्का हो गया कि आज एकदम लगता है कि उठा के पटकिए देंगे का, एकदम जाने मार देंगे का, एकदम भाई एकदम हक्का बक्का बेचारा हो गया था एकदम। ठीक है ना, उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। मतलब बेचारे मदन को याद भी नहीं है कि पीछे कब पिताजी इतना प्यार किए थे, कब हमको गोदी पर उठाए थे, और आज पिताजी गोदी पर उठा लिए मदन को। ठीक है ना, उसे ये भी याद नहीं है कि पिछला बार कब पिताजी हमको गोदी पर उठाए थे, और उसे पिताजी ने इतना कब प्यार किया था ये उसे याद नहीं, लेकिन आज उसके पिताजी प्यार कर रहे थे। अगर कभी किया भी था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर नहीं मुमकिन हो सकता है। मतलब गिरधर नौकरी से भी निकल गया था, नौकरी से सेन साहब हटा दिए थे, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं था कि हमें नौकरी से निकाला गया है, क्योंकि आज उसे खुशी था कि इतना दिन का बदला आज हमारा बेटा ले लिया। ठीक है ना, उसे खुशी था कि आज इतना दिन का बदला हमारा बेटा ले लिया, उसका दो दांत तोड़ दिया। और पिताजी मारने के बजाय अपने बेटा को शाबाशी देते हैं। क्या कहते हैं कि शाबाश बेटा, आज तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हा हा हा। यानी कि आज एकदम पिताजी को गर्व हो रहा है, कह रहे हैं कि आज तुम्हारे पिताजी को गर्व है, फक्र है कि आज तुमने उसके दो दो दांत तोड़ डाले, आज पूरा बदला सध गया और अपने सीने से अपने बेटे को लगा लिया। यानी कि इतना दिन से जो जुर्म सहा जा रहा था उसका बदला आज उसका बेटा लिया, और इस बात पर पिताजी को भी बहुत ज्यादा खुशी हुआ। ठीक है ना, तो इस बात से उनको नाराजगी नहीं बल्कि खुशी हुआ। और यही है प्यारे बच्चों कहानी। ठीक है ना, ये कहानी यहां पर आकर के क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ओके, ये कहानी यहां पर आकर के समाप्त हो जाता है।
क्लियर है? तो ये कहानी था, बड़ा जबरदस्त कहानी था। अगर इसे पढ़ा जाए बढ़िया से तो मजा आ जाएगा, और शायद आप लोग को मजा आया भी। आप लोग का हम कमेंट देख रहे थे, खूब हंसने वाला इमोजी आप लोग भेज रहे थे, ठीक है ना? ठीक है, मतलब जिस दिन सबसे ज्यादा पिटाने का डर था उस दिन प्यार हो गया जी, ठीक है ना? दिक्कत ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये पूरा कहानी खत्म हो गया। आगे 20 के दांत कहानी का सारांश, यानी कि शॉर्टकट में हम इस कहानी को 3 स्लाइड में करके लिख दिए हैं। यहां तक चूंकि परीक्षा में कहानी का सारांश पूछा जाता है 8 नंबर का, तो यहां पर हम कहानी का सारांश लिख दिए हैं। इसे हम ना नोट्स में आप लोग को दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगली क्लास में प्यारे बच्चों सारांश तो हम एक बार पढ़ करके आपको बता ही देंगे, साथ ही साथ ना यहां से प्रश्न उत्तर भी हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। लेकिन आज का क्लास यहीं तक। जो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये कहानी था, जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कहानी था, बहुत ही तगड़ा कहानी था, एकदम बहुत मस्त, मतलब मजा आ गया कहानी को पढ़ करके, ठीक है ना? तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि सर आज तो हंसते ही रह गए सर इस कहानी को पढ़ करके, वाह क्या बात है। तो चलिए भाई, ये कहानी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही बेहतरीन लगा। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आगे भी हम आपको पढ़ाते रहेंगे, आपको मजा आते रहेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज के इस कहानी को यहीं पे समाप्त किया जाए, इस क्लास को भी यहीं पे समाप्त किया जाए। अब ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ओके, कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कम से कम एक कमेंट आना चाहिए कि हाँ सर ये कहानी हमें कैसा लगा। हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा प्यारे बच्चों आपका कमेंट। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसा लगा, हमारे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका कैसा था प्यारे बच्चों, ये बात भी आप लोग जरूर बताइएगा। ओके।